थैंक यू वेरी मच। सो ताहिर अली खान तशरीफ़ रखिए। तो ये मिली नगमा जो कि आपने लिखा, और आप बता रहे थे ब्रेक में मुझे कि जंग जब अभी हुई है तो उन दिनों में आपने ये लिखा है और फिर आपने इसे रिकॉर्ड करवाया। जी हाँ, जैसे ही जंग शुरू हुई तो मैंने देखा कि कामरान मसीह ने जो है वो जाके तो इंडिया में मतलब तबाही की है और ये खुशी की बात है कि अगर कोई दूसरा मुल्क हमारे जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है या हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी करता है तो हमने उन्हें बता दिया है कि यू कैंट डू दिस। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सोच रहा था शाम को कि मैं क्या कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए। तो मैंने जो है वो ये गीत लिखा उसी रात को, और फिर सुबह मैंने ताहिर अली ख़ान से बात की कि हमें ये गीत रिकॉर्ड करना चाहिए, और फिर जो है वो हमने अगले दिन इस गीत को रिकॉर्ड किया। इसकी धुन बनी और कंपोजिशन तो मेरी ही थी। तो ये मेरा एक ख्वाब था और आपके सामने जो है वो पेश कर दिया हमने। सबसे पहले जो है वो आपके प्रोग्राम में पेश किया। थैंक यू सो मच। ये ख्वाब था आपका, एक गीत लिखना और उसको कंपोज करना जी, और एक गीत निगार के तौर पे सामने आना। जी जी। अच्छा, सो ये कैसा आपको अल्लाह ताला ने मौका भी दिया? यू वर नॉट स्केयर्ड? नो, आई वाज नॉट। अच्छा, कि पाकिस्तान पे हमला हो गया है, एस्केलेट हो सकती है जंग, किसी भी तरफ जा सकती है, मैं क्यों पाकिस्तान आ गया, अच्छा खासा बाहर था, इस तरह का कोई थॉट नहीं था? मुझे कोई ऐसी थॉट नहीं थी, क्योंकि बात ये थी कि मैं ये सोच रहा था कि अगर जो है वो जंग लंबी हो गई तो शायद जो है, क्योंकि मैं टर्किश एयरलाइंस लेके आया था, तो मैं ये सोच रहा था कि शायद आई हैव टू कॉल माई वर्क एंड टेल देम दैट आई माइट नॉट बी एबल टू कम ऑन टाइम। लेकिन ये था कि दिल में एक सुकून सा था, कोई ऐसी चीज़ जो थी जो रूहानी तौर पे मुझे बता रही थी कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की है, और हम जो कुछ कर सकते हैं एज़ अ फ़िल्म मेकर, एज़ अ गीत निगार, तो हमने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो पेश किया है पाकिस्तान को। दैट इज़ ग्रेट। अगर यही जज्बा और लगन रहे हर एक के अंदर कि जो हम कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है उसमें से हमने कैसे अपने मुल्क को सर्व करना है, तो मेरा ख़्याल है कि जिस तरह से हमने जवाब दिया है दुश्मन को, फिर शायद दुश्मन को हमसे सवाल करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, हमें जवाब देने की भी नौबत नहीं आएगी। उन्हें पता होगा कि हर बंदा जो है इनमें से वो अपना 100% दे रहा है। सो बहुत अच्छी बात है कि जैसे अफवाज पाकिस्तान हर वक्त तैयार होते हैं, हम भी उसी तरह हर वक्त तैयार रहें टू डू आवर बेस्ट फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर नेशन। जी, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लोग समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा शायर या गीत निगार या फिल्म मेकर या कोई डॉक्टर, यार वो करेगा तो शायद पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये बात नहीं है। जो आप काम करते हैं, चाहे आप दूध बेचते हैं, चाहे आप जो है वो गली की सफाई करते हैं, अगर आप उस गली की सफाई भी सच्चे दिल से ये सोच के करें कि ये मेरा मुल्क है और ये मेरा घर है और मैं अपने घर की हिफाजत कर रहा हूँ, मैं अपने घर की सफाई कर रहा हूँ, तो वो आप भी पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब हर जहन, हर बच्चा, हर जवान, हर माँ, हर बेटी, हर बाप जब इस तरह सोचना शुरू कर दे कि आज मैं अपने काम पे जा रहा हूँ लेकिन मैंने अपना 100% देना है, और मैंने इसलिए देना है कि मैं पाकिस्तान के लिए ये कर रहा हूँ, तो आप देखें कि हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा। डेफिनेटली अल्लाह करे कि हम सब अपने अंदर यही पैशन जो जंग के दिनों में हमने फ़ील किया है, यही यूनिटी सारा साल जो है वो फ़ील करें। अच्छा, आपने कहा कि आपने डिस्कवर किया ताहिर साहब को। जी। सो ये डिस्कवरी का जो प्रोसेस है ये कैसा था? आप गा रहे थे पहले से या आपसे कैसे राब्ता हुआ? जी, मैं गा रहा था। ठीक है, प्रोफेशनल। तो लेकिन आपको फिर उन्होंने कहा कि गीत गाना है? बस डॉक्टर साहब ने मुझे पहले सुना है, तो उन्होंने कहा कि यार मैं यही तो टैलेंट ढूंढ रहा था, तो बस काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे दी हैं। एक दो चीज़ें मेरे को और 2-3 चीज़ें करवा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी कंपोज की है, और इसकी भी जो साथियों मेरा साथ दो हाथों में मेरे हाथ दो, तो बहुत हुआ अच्छा। कुछ यूँ था कि मैं लाहौर गया था, जैसे मैंने आपको बताया,
तो वहाँ पे आपको पता है कि लाहौर में सारे मौसीकार और सारे जो बड़े बड़े फ़नकार हैं वो लाहौर में ही रहते हैं। तो एक दो लोगों से मुलाकात भी हुई, तो मुझे कुछ जो है वो अभी तक मुझे कुछ यूँ लगा कि जो मेरा मटेरियल है, जो मेरी शायरी है, जैसे आपने सुनी, ये अभी तक जो है वो पुराने दौर से, वो जो 70s और 80s का, क्योंकि मैं जो है वो साहिर लुधियानवी से बहुत मुतासिर था जब मैं 15 साल का था, तो मेरी सारी शायरी जो है वो वही पुरानी तर्ज की है। तो जब लाहौर गया तो मुझे कोई ऐसा मौसीकार नहीं मिला कि जो मेरी शायरी को समझ के उन गीतों को कंपोज़ करता। तो मैंने यहाँ पे हमारे चकवाल के बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, अरशद साहब, अरशद महमूद साहब, तो उनको यूं ही कॉल कर दी। मैंने कहा कि अरशद साहब से पूछता हूँ कि उनके क्या ख्यालात हैं। तो अरशद साहब ने कहा कि ये तो बहुत आपने कमाल कर दिया कि आपने मुझे कॉल की, मेरे पास एक लड़का है और आप उसको सुने, एक दफ़ा सिर्फ सुने। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि आर्टिस्ट को बुलाना, और फिर आर्टिस्ट होते हैं वो डिस्करेज बहुत जल्दी हो जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। तो मैंने पहले से ही अरशद साहब को बता दिया कि मैं सिर्फ सुनूंगा, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, क्योंकि जो मेरी शायरी है वो उसका एक क्लासिक रंग है और मैं चाहता हूँ कि क्लासिकी मौसीकी जो है वो इसके क्लासिकी मौसीकी के साथ इसको गवाया जाए। तो उन्होंने कहा बस आप एक दफ़ा सुने तो सही। तो ताहिर आए हमारे घर, तो जो है वो जब ताहिर ने ताने लगानी शुरू की तो मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा यार ये पाकिस्तान में ये लड़का, और जो है वो इसको अभी तक जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ। तो वो हमने गीत रिकॉर्ड करवाया, दिल के घरोंदे में कर लो बसेरा। तो वहाँ पे जो मौसीकार बैठे हुए थे वो कहने लगे कि ये तो मुकेश और रफ़ी की तर्ज पे जो है वो उनकी आवाज़ें आ रही हैं मुझे। तो मैंने कहा कि दैट्स व्हाट आई वांटेड। मेरे हर गीत में आपको रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर, मलका तरन्नुम, नूर जहाँ, मेहदी हसन, इनकी आवाज़ें जो हैं वो मैं वो मौसीकी लेके दोबारा पाकिस्तान को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि मॉडर्न मौसीकी जो है वो हमारी मौसीकी नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका वो तासुर नहीं है। आप अमेरिकन, भले आप अमेरिकन बन जाएं, ब्रिटिश बन जाएं, जो मर्ज़ी आप बन जाएं, लेकिन जो पाकिस्तान की मौसीकी है, वो जो सुरमंडल है, जो सितार है, जो क्लारनेट है, जो वायलिन है, वो जो बातें हैं, जो ढोलक है, ये मौसीकी है हमारी। इसकी तरफ हमने वापस जाना है क्योंकि हम भूल चुके हैं। क्योंकि वो जो धुनें हैं वो आपके दिल के अंदर जाके घर करेंगी। ठीक है। अभी आपने सुना साथियों मेरा साथ दो, हाथों में मेरे हाथ दो। तो इसकी जो धुन है वो भी पुरानी तर्ज के ऊपर जो है वो मैंने बनाई और तबले बज रहे हैं उसके पीछे। तो मैंने मौसीकार को कह दिया कि मुझे कोई नया मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, मुझे सारे पुराने हारमोनियम, तबले, सुरमंडल, मुझे ये चीज़ें ला के दो, इनसे मैंने गाना बनवाना है। तो अब आप देखिए कि हमने क्या चीज़ बनाई। वो अच्छी है, लेकिन उसके पीछे जो जज्बा है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, जिसको कि हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, जब आप फिल्म बनाते हैं कितना टाइम लगता है एक फ़िल्म को शूट करने में? और आप अपना काम कर रहे होते हैं और साथ साथ फिल्म शूट कर रहे होते हैं? नहीं, और फिल्म का ये होता है कि पहले स्क्रीन प्ले होता है, तो आप स्क्रीन प्ले के ऊपर तकरीबन 1 साल काम होता है कहानी पे। मेरे 2 अमेरिकन राइटर्स हैं, जेफरी वेन और रिचर्ड जेल्डगार्ड। अभी उन्होंने मेरे साथ काम किया पिछली फिल्म पे, और जेफरी वेन तो पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं, उसने 4 फिल्में की मेरी। तो हम 1 साल जो है वो तबादला ख्यालात करते रहते हैं फ़ोन पे, और उसके सीन जो मुझे आ रहे होते हैं, तो वो क्योंकि फ़िल्में अमेरिकन ऑडियंस के लिए मैं बनाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो अमेरिकन, जो अमेरिका में पैदा हुआ हो, वो भी उन सीन्स को देखे और मेरी मदद करे, ताकि मैं अमेरिकन ऑडियंस तक जो है वो बात पहुँचा सकूँ जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ। तो 1 साल लगता है स्क्रीन प्ले लिखने में, ठीक है, हर फिल्म का। उसके बाद जब आपकी पूरा स्क्रीन प्ले मुकम्मल हो जाता है, तो फिर जो है वो प्री प्रोडक्शन का मरहला आता है, जिसमें आप सोचते हैं कि अच्छा ये सीन जो है और ये चीज़, तो तकरीबन 15 से 20 दिन में शूटिंग मुकम्मल हो जाती है। शूटिंग मुकम्मल हो जाती है क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े डेडिकेटेड हैं। वो 16 से 17 घंटे
जब हम सब 20 दिन काम कर रहे होते हैं तो हम मुकम्मल तौर पे पूरी दुनिया छोड़ के 16-17 घंटे आप रोजाना काम कर रहे होते हैं। काम कर रहे होते कितने बजे शूटिंग स्टार्ट हो रही हैं। होती हम है? सुबह जो है वो तकरीबन 7 बजे शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं और रात को हम 11-12 बजे तक जाते हैं। अच्छा, तो ये तो इनह्यूमन आवर्स हैं। बस उसमें ये होता है कि वो लगन वो लोग करना चाहते हैं, वी वांट टू डू इट। तो उसमें ये होता है कि आप दरमियान में जो है आपको पता है कि ब्रेक्स आ जाती हैं, जैसे कि लाइटिंग वाले लाइटिंग कर रहे हैं, 2 घंटे उन्होंने लाइटिंग करनी, तो बैठे हुए अदाकार मज़े से चाय पी रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो फिर जो है वो उन्होंने अपना काम कर लिया, फिर बैठ के फिर वो अपने जो बाकी लोग वो दूसरे सेट पे लाइटिंग कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं अगले से। तो यूँ नहीं होता कि कंटिन्यू, लेकिन इतना टाइम जो है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। राइट। लेकिन of course you have to give them breaks and you know you don't want to treat people। और जो आर्टिस्ट इसमें आप कास्ट करते हैं जी, तो वो क्या बाइलिंगुअल होते हैं, अंग्रेजी में बनती हैं, फिर नहीं, उनका तमाम मेरी फिल्में जो होती हैं इंग्लिश में बनती हैं। ठीक है। वो अमेरिकन एक्टर्स होते हैं और जो है वो अभी जो फिल्म मैंने बनाई है क्रिस्टोफर एंड द गोस्ट, वो मुकम्मल अंग्रेजी फिल्म है। अच्छा, अब इसका मैं कॉन्सेप्ट समझना चाहती हूँ क्योंकि मैंने फिल्म देखी नहीं है और अपने देखने वालों के लिए भी। स्टोरी पाकिस्तानी, जैसे वो आपने कहा था हिना, नाइट ऑफ हिना, इससे मुझे लग रहा है कि मेहंदी की रात, जी, तो वो कोई पाकिस्तानी पस मंज़र में कहानियाँ होती हैं, पाकिस्तानी कल्चर होता है या नहीं? ये कहानियाँ भी आपकी जो हैं वो बिल्कुल अमेरिकन उससे पिक होंगी? नहीं, इसमें ये होता है कि कुछ कहानियाँ जो मैंने की हैं वो मैंने पाकिस्तानी कैरेक्टर्स के साथ की हैं। जैसे जब मैं यहाँ से गया था तो पहली बात जो मैंने सीखी, मुझे जो है वो फिल्म आर्ट्स फाउंडेशन में मैं क्लासेस ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि यू शुड राइट अबाउट समथिंग विच यू हैव गॉन थ्रू, जो आप पर गुजरी हो उसकी कहानी लिखें आप। तो मुझे तो अमेरिकन लाइफ के बारे में कुछ पता ही नहीं था जाते हुए, तो मैंने जो है वो एक लड़की की कहानी लिखी जो कि पाकिस्तान से उसको बुलवाया जा रहा था अमेरिका में, अब पाकिस्तानी गर्ल, और उसे ये नहीं पता था कि वो अरेंज मैरिज में आई है वहाँ पे। उसको पता ही नहीं था कि मेरी शादी किसी के साथ जो है वो तय हो चुकी है। तो वो फिल्म जो है मेहंदी की रात उस पे मबनी थी, और जिस लड़के के साथ उसकी शादी होनी थी वो भी किसी और से मोहब्बत करता था। तो ये कहानी इस मौजू पर जो है वो बनाई गई थी कि यू शुड आस्क योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों से पूछें कि भाई तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। अब तो दुनिया बहुत बदल चुकी है, लेकिन उस दौर में ये फिल्म मैंने 2005 में बनाई थी, तो उस वक्त भी और अभी भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, जो फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं, वो डरते हैं कि यार कहीं ये ना हो हमारी बच्चियाँ या बच्चे बहुत अमेरिकनाइज्ड हो जाएं, हमारे हाथों से बाहर निकल जाएंगे, उनका अलग कल्चर है। और क्योंकि उनका कल्चर भी अलग है, 18 साल के बाद जो है वो आप चाहें तो घर आएँ, चाहे तो ना ही आएँ, दैट्स ओके टू। तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो कहते हैं कि बेटा हमने तो तुम्हें यहीं पे रखना है, तुम्हारी शादी भी यहीं करेंगे और हम अपने जो है दादा दादी भी हम बनेंगे, तो बच्चे भी तुम्हारे जो है हमारे साथ रहेंगे। तो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ज़रा मतलब उनका अपना एक कल्चर है। आपका इस कल्चर, इस सोच के बारे में क्या नज़रिया है? अब आपने दुनिया देखी है और आप ज़ाहिर एक आर्टिस्ट भी हैं, जी, सो व्हाट वुड यू से अबाउट इट? आई थिंक कि हमारे जो लोग हैं वो ज़रा ओवर प्रोटेक्टिव हैं, बेटों को ज़रा ज़्यादा जो है वो खुल दी जाती है, और बेटियों को जो है वो बहुत मतलब कई लिबरल फैमिलीज़ भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में मैं जब देखता हूँ कुछ ज़्यादा लिबरल हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वो एकदम से जो है वो अपने उसमें वो कहते हैं कि हम भाई इतने लिबरल नहीं हैं जितने ही अमेरिकन हैं। तो वो डर के मारे, मेरे बड़े भाई जो हैं वो कनाडा रहते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे उनके बच्चे जो हैं वो 5 वक्त के नमाजी, और दे वांट इट दैट वे। तो वो कहते हैं कि रोज़ाना कुछ ना कुछ इनको समझाते रहो ना, तो ये फिर इनके दिमाग जो हैं वो मुकम्मल तौर पे अमेरिकन और कैनेडियन नहीं होंगे, तो इनको बताते रहो रोज़ाना, तो शायद जो है वो ये कुछ ठीक रहें। क्योंकि जब आप कॉलेज जाते हैं, आपने वहाँ पे बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो आप कैसे जो है वो उसको जो है वो आप उसको कोप करेंगे? तो घर आके जो है उनको वो माहौल मिलता है, जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको दूसरा माहौल मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि बैलेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो हमारे जो माँ बाप हैं
उनकी अक़दार हैं, वो चाहते हैं कि भाई ईद होगी बेटा, ईद होगी तो ईद पे कपड़े पहनने हैं, ईद पे खाना वगैरह। लेकिन वहाँ पे जो है वो मतलब मैं बहुत कम ही जो है वो ईद पे निकलता हूँ, लेकिन एक माहौल बन जाता है ना जहाँ पे आप ज़ाहिर है। रहते हैं। हाँ। तो लेकिन ये है कि आई स्टिल थिंक कि अपनी अक़दार को और अपने एहसासात और जज्बात को उनकी तर्जुमानी करते हुए आप अपने बच्चों की परवरिश करें। सो दैट्स फाइन, यू नो, वट एवर कल्चर वन वांट्स टू अडैप्ट, दैट इज़ ओके। अगर कुछ बच्चे हैं जो ज़रा लिबरल हैं और वो जाके कुछ करना चाहते हैं, आम तौर पे ये समझा जाता है फ़र्क कि लड़कियों को जो है वो इतनी खुल मत देना और उनको इतना लिबरल मत करना, लेकिन आई थिंक दैट्स रॉन्ग। लड़की के अंदर खुद भी एक खुददारी भी एक चीज़ होती है, उनको पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, दे नो दे कैन डू देयर थिंग। तो जो मेरी फ़िल्में हैं नाइट ऑफ हैना और बाइसिकल ब्राइड, वो इसी मौज़ूआत पर बनी हुई हैं। जो बाइसिकल ब्राइड है उसमें वो लड़की बाइसिकल चलाना चाहती है तो उसकी माँ शोर मचा देती है कि ये क्या, हमारी बेटी मुसलमान होके बाइसिकल चलाएगी और गोरे ये उनके साथ जो है वो बाइसिकलें चला रही है। लेकिन वो जो है वो बेटी जो है वो एक बच्चा है जिसको कैंसर है, उसके लिए वो एक राइड का एहतमाम कर रही है कि सारे मिलके उसके लिए पैसे इकट्ठे करें। सो हर इमेजिनेशन और उसका जज्बा जो है वो बहुत अच्छा है, हाँ, नोबल है। नोबल है। तो ये जो है वो उस फिल्म में दिखाया गया, लेकिन इट्स अ कॉमेडी फिल्म। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रोफेशन जी। आपका मेडिसिन है, मेडिकल ही अभी तक आप फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस कर रहे हैं जी जी और ये शौक है, जी मगर ये भी प्रोफेशन नहीं लग रहा है। बिल्कुल। So, अभी दो प्रोफेशंस में जगल करना जो है कितना आसान होता है, एंड देन हाउ यू मैनेज? द थिंग इज़ दैट कि ज़िंदगी में जब आप किसी चीज़ के लिए वक्त बनाना चाहते हैं ना तो वो बन जाता है। अगर आप जो है वो रोज़ाना कहते हैं यार ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, मैं तो जब सुबह उठता हूँ तो आई हैव माई स्केड्यूल कि आज सुबह जो है वो मैंने 4 घंटे प्रैक्टिस पे जाना है। जब मैं 1 बजे आऊँगा आई विल हैव लंच एंड देन आई विल गो टू माई स्पिरिचुअल सेंटर। मैं स्पिरिचुअल सेंटर भी जाता हूँ रेगुलरली, हफ्ते में 1 दफ़ा। स्पिरिचुअल सेंटर क्या चीज़ है? रूहानी एक सेंटर है जिसमें जो है वो मैं जाता हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी बातों से आपको लगा होगा कि जब मैं कह रहा था कि जब पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो मुझे यूँ लगा मेरे अपने अंदर कि जैसे कोई चीज़ है जो मुझे बता रही है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। तो अब मेरी अम्मी जो हैं वो शी इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड, तो वो रूहानी दुनिया में चली गई हैं, वहाँ से वो मैसेजेस भेजती हैं। तो मैं इस पे बिलीव करता हूँ। तो मुझे जो है वो रूहानी सेंटर में भी जो है वो मैं खिदमत करता हूँ दूसरे लोगों के लिए। उनको भी ये भी सिखाता हूँ कि जो लोग यहाँ से चले जाते हैं वो मर नहीं गए। वो जैसे आपको याद होगा कि बचपन में वो जो खाना सामने रख के तो कहते हैं दुआ पढ़ो और दुआ पढ़ के सबको बख्शो, वो जो चले गए उनको भी बख्शो। इट इज़ रियल। जब आप वो दुआ पढ़ते हैं तो उनको मिलती है, बिल्कुल वो वहाँ पे उनकी रूहें जो हैं वो जी, इंतज़ार सदका कर रही हैं। जारिया का एक बड़ा भरपूर कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे। जी हाँ। तो मैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो हर हफ्ते रूहानी सेंटर जाता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ। तो वो भी मैं करता हूँ, मैं फ़िल्में भी बनाता हूँ, मैं गाने भी लिखता हूँ, मैं डॉक्टरी भी करता हूँ और भी कुछ और क्या क्या करते हैं? हाँ। और जो है वो मैं मतलब ये है कि आई गो आउट ऑल्सो ऑन हाइक्स विद माई फ्रेंड्स एवरी फ्राइडे। हम अपनी सेहत के लिए 3 घंटे की हाइक भी करते हैं एवरी फ्राइडे। कोई पिछले साल हमने 62 हाइक्स की थी राइट। टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड सी द प्लेसेस एंड वी हाइक। डॉक्टर साहब, आजकल ये बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जी लाइक नेटफ्लिक्स एंड जी, लाइक मेनी जी, अदर्स। जी, जी, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी हम लोग बहुत पीछे हैं। जी। वहाँ पर भी हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम सब जो है पैसे व्यूअर हैं, बहुत सारे घर जो हैं वो पैसे दे रहे हैं बहुत सारे, मगर हमारा वहाँ पे कोई एक भी अच्छा प्रोजेक्शन नहीं है कि जो पोर्ट्रे करे हमारे रियल कल्चर को, थॉट्स को, जिन बातों की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। हैव यू एवर थॉट के जो आप काम कर रहे हैं कि उसको भी टारगेट किया जाए, या नहीं आप समझते हैं कि इंडिपेंडेंट जो फिल्म का जो है एरिया वही आपका एरिया? बहुत सारी अब तो फिल्म्स वहाँ पर भी दिखाई जाती हैं और लगाई जाती हैं। जी हाँ।
बात यह है कि अब दौर इतना सख्त है, इज़ हाई कंपटीशन, बहुत कंपटीशन है। अगर तो हम कोई चीज़ ऐसी बनाएं कि जो पड़ोसी ममालिक के उस लेवल तक क्योंकि वो लोग इतने आगे चले गए हैं कि उनके बहुत सारे ड्रामे, फिल्में, नेटफ्लिक्स जो है वो कंट्री भी बहुत बड़ा है और उनकी इतनी ऑडियंस इतनी बड़ी है एंड यू नो। मगर डॉक्टर साहब ये एक बहुत बड़ा महाज है, बिल्कुल। जैसे जंग का एक जैसे महाज जंग का ये महाज है है, कि रफाल ये भी और हमारा महाज है। GF-17 थंडर, तो ये भी एक बहुत बड़ा महाज है। महाज और इस महाज पे लड़ने वाले लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि वो बहुत पीछे रह रहे हैं जब हम कंपेयर करते हैं कि कितनी चीज़ें उनकी जो है वो आ रही हैं। और दुनिया तो उसी नज़र से हमें देखती है, जिस तरह से आपने कहा, जब उन्होंने पाकिस्तान का कल्चर देखा तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी ऐसा होता है। बिल्कुल। सो वी नीड टू वर्क देयर एज वेल। यस, और ऐसा है कि शायद हमारे लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं कितने मॉडर्न चीज़ें हमें दिखानी पड़ेंगी। हमें मॉडर्न चीज़ें नहीं दिखानी, हमें सिर्फ वही दिखाना है जो हम हैं। इस रियल को आप दिखा दें तो आप देखें, जब मैंने वहाँ उनको तंदूर दिखाए, सपेरे दिखाए, मैंने उनको जो है वो बंदर दिखाए और मैंने उनको पीर मकाम दिखाए, तो वो तो उठ के खड़े हो गए, मेरा हाथ चूमने शुरू हो गए कि ये तुमने हमें क्या दिखा दिया। इन्हीं चीज़ों को लेके उनके ऊपर खूबसूरत स्टोरीज़ बनाई जाएं और उनके मुकाबले में वो जो अमेरिकन या यूरोपियन, दे जस्ट वांट समथिंग यूनिक, कोई ऐसी चीज़ जो पहले उन्होंने ना देखी। एक्सप्लोरर्स हैं वो, so they want to explore the culture। तो अगर आप अपने उससे एक्सप्लोर करेंगे और अपने नज़रिए से आप उन ख़यालात पे स्टोरीज़ बना के उनके सामने पेश करेंगे तो क्यों नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पार्टिसिपेशन, और बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करने में। कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहें, कहना चाहें, बिकॉज आई वुड लाइक टू वाइंड अप नाउ। यस, मैं ये चाहता हूँ कि एक तो सबसे पहले मैं मुबारक देना चाहता हूँ सारे पाकिस्तानियों को, सारे फ़ौजी भाइयों को, पूरे पाकिस्तान की माँओं, बहनों, बेटियों को, और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया है। ऑनेस्टली अभी मैंने जो है, मेरा फ्रेंड जेफरी है, मैं उसको मैसेज कर रहा था तो वो कह रहा था कि यार हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि ये तुम लोगों ने किया क्या है। तो क्योंकि मतलब आज तक दुनिया में किसी ने राफेल तैयारे को गिराया नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इतनी बड़ी चीज़ हम अगर कर सकते हैं तो हम दूसरे महाज़ों पर भी काम कर सकते हैं। इतना टैलेंट पड़ा हुआ है इस मुल्क में। मैं जब भी फिल्म बनाता हूँ मैं तो कहता हूँ कि भाई मैंने एडिटिंग जो है वो तैयब के साथ ही करनी है, मैं किसी और से कर। सो आई कम फ्रॉम अमेरिका टू सिट ओवर हेयर इन पाकिस्तान टू डू माई एडिटिंग। तो जब हम वो इस वजह से कि ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, सच्चाई और ईमानदारी से काम करना, और वो हमेशा जो है वो अच्छे से अच्छे की तलाश में रहता है। सो आई अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ टैलेंट। तो जब हम सारे इस तरह से सोचना शुरू कर देंगे तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकते हैं, हम भी शाना बशाना खड़े हो सकते हैं उन तमाम दूसरे ममालिक के साथ जो आज तरक्की की राह पर गामज़न हैं। थैंक यू वेरी मच। और जैसे आप काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट सिनेमा में और आपने इतनी सारी जो है वो फिल्म्स बनाई हैं, लेट्स होप कि उसमें पाकिस्तान का भी पॉजिटिव इमेज जो है वो उजागर होगा। अनफॉर्चुनेटली जब डॉक्यूमेंट्रीज़ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे प्रोजेक्ट की जाती हैं तो वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज से मुतालिक होती हैं जो रियल हैं, लेकिन दैट डज़ नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में जो है डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, बाकी वायलेंस के इश्यूज हैं, बट बहुत सारी पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं। सो आई थिंक एक जो रियल इमेज है वो दिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक मनफी रुख जो है वो पेश किया जाए तस्वीर का, जिसकी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वी नीड मैनी पीपल लाइक यू इन डिफरेंट एरियाज़ एंड एरिनास जो कि काम कर रहे हों अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ एंड स्किल सेट के साथ, ताकि पाकिस्तान का जो एक चेहरा है वो पूरी दुनिया में तारुफ करवाया जा सके। एब्सोल्युटली, वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you for joining and thank you for your time and presence here in this show today. I appreciate it very much. और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अली खान साहब, Thank आपने एक मिली नगमा जो हमें यहाँ पे सुनाया, एंड गुड लक जो आपके you. आने वाले गाने हैं उनके लिए भी। वक्त हो गया आप सबसे भी इजाज़त लेने का, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।